Hanji, very good morning, dear students. I take immense pleasure in starting with a new chapter of your syllabus of physical chemistry, and this chapter is called as equilibrium. Equilibrium is a very important chapter in your keeping in mind your examinations for competitive point as well as subjective point. So, what exactly is equilibrium? Before I start with the chapter, I would like to tell you that I will divide equilibrium chapter in two parts. In the first part, I shall be taking up equilibrium in the physical and chemical processes, and in second part, I'll be taking up ionic equilibrium. So let's start with the equilibrium, physical and chemical equilibrium. इक्विलिब्रियम प्रोसेस की एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें प्रॉपर्टीज़ जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन कोई भी चेंज नहीं शो करती जब टाइम पास होता है, बीतता है, मतलब टाइम स्पेंड होता है। यानी कि जब फिज़िकल या केमिकल प्रोसेस हो रहा होता है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जब कुछ टाइम बीत जाता है, तो कुछ ऐसी कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं कि प्रॉपर्टीज़ लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन कोई भी चेंज जो है वो अपने में शो नहीं करती। इसमें 2 अपोज़िंग प्रोसेसेस होते हैं। 2 अपोज़िंग प्रोसेसेस मतलब कि एक फॉरवर्ड प्रोसेस होता है और एक क्या होता है बैकवर्ड प्रोसेस होता है। अगर दोनों अपोज़िंग प्रोसेसेस में फिज़िकल चेंजेस हो रहे हों, जैसे कि आइस वाटर में कन्वर्ट हो रही है, वाटर आइस में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये आइस का वाटर में कन्वर्ट हो रहना और वाटर का आइस में कन्वर्ट होना, ये एक फिज़िकल चेंज है ना, और ये 2 अपोज़िंग प्रोसेसेस हैं। 2 अपोज़िंग प्रोसेसेस कैसे हैं कि आइस वाटर में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है? मेल्ट करके और वाटर फ्रीज़ करके आइस में कन्वर्ट हो रहा है। तो 2 ऑपोज़िट प्रोसेसेस हैं। इन्हीं को अपोज़िंग प्रोसेसेस बोला गया है। अगर अपोज़िंग प्रोसेसेस में सिर्फ़ फ़िज़िकल चेंजेस हैं, तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम फ़िज़िकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। लेकिन 2 अपोज़िंग प्रोसेसेस में अगर केमिकल रिएक्शंस हैं, तो हम इस तरह के इक्विलिब्रियम को क्या कहते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो अब कौन से फिज़िकल प्रोसेसेस इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ने हैं सॉलिड और लिक्विड का इक्विलिब्रियम ये अपोजिंग प्रोसेस है कि ये एक एरो फॉरवर्ड दिखाया हुआ है एक बैकवर्ड दिखाया हुआ है तो ये ऑपोजिट प्रोसेसेस हैं इनको अपोजिंग प्रोसेसेस कहते हैं जैसे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है और लिक्विड जो है सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो ये दो ऑपोजिट प्रोसेसेस हैं चूँकि इसमें फिज़िकल प्रोसेस इन्वॉल्व्ड है, कोई नया प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, तो इसलिए इनको फिज़िकल प्रोसेसेस कहते हैं। जो हमने पढ़ने हैं सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। इसके अलावा हम जो है कुछ और भी प्रोसेसेस पढ़ सकते हैं, जैसे कि सॉलिड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पहली एग्जांपल हम जो ले रहे हैं वो सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम की ले रहे हैं सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम की एग्जांपल को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको ये एक डायग्राम की हेल्प से इसको एक्सप्लेन करता हूँ ये एक थर्मस फ्लास्क है और ये इस तरह से क्लोज्ड है कि कोई हीट अंदर नहीं जा सकती कोई हीट बाहर नहीं जा सकती ये इंसुलेटेड है ये थर्मस फ्लास्क है थर्मस फ्लास्क इंसुलेटेड ही होती है इसमें आइस कोल्ड वाटर 273 केल्विन टेम्परेचर पे लेना है और आइस के क्यूब्स ले लेने हैं कुछ तो आपने टाइम को स्पेंड होने देना है से 1 आवर आफ्टर 1 आवर आपने देखना है खोल के फ्लास्क के अंदर कि आपने कितनी आइस डाली थी से 50 ग्राम डाली थी और वाटर कितना डाला था से 100 ग्राम डाला था तो यू विल बी सरप्राइज टू ऑब्जर्व कि 1 घंटे के बाद भी आइस जो है अभी भी उसके अंदर 50 ग्राम है और वाटर जो है 100 ग्राम है वो अलग बात है कि आइस की शेप बदल गई हुई है ठीक है तो इसका मतलब कि इसमें कोई चेंज नहीं हुआ तो यही तो इक्विलिब्रियम होता है इक्विलिब्रियम में क्या है कि जितनी आइस मेल्ट करके
वाटर आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। जितनी आइस मेल्ट करके लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो रही थी और वाटर को 273 केल्विन पे लिया था यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे लिया था, उतना ही वाटर आइस में कन्वर्ट हो रहा था। तो एज ए रिज़ल्ट हमें लगा कि कुछ भी नहीं हुआ बेसिकली, क्योंकि जितनी आइस हमने डाली थी उतनी ही आइस इसके अंदर है, जितना वाटर हमने डाला था उतना ही वाटर इसके अंदर है। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद, तो कुछ भी नहीं हुआ तो हमें लगा कि प्रोसेस जो है रुका ही हुआ है। पर आपको थोड़ा-सा आइडिया इस चीज़ से लगेगा कि कुछ हुआ है, क्योंकि आइस क्यूब की जो शेप है वो बदली होगी। जैसे आइस क्यूब्स आपने डाले थे, वैसे आइस क्यूब इसमें नहीं होंगे। इसका मतलब कि आइस वाटर में कन्वर्ट हो रही थी और मेल्ट करके, और वाटर आइस में फ्रीज हो रहा था। यही स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम होती है। यही स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम होती है। और इस स्टेट को इक्विलिब्रियम स्टेट कहा जाता है। और इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस, जिस रेट पे आइस मेल्ट करती है, उसी रेट पे वाटर जो है फ्रीज करता है। यानी कि जितनी आइस मेल्ट करके वाटर में कन्वर्ट हो रही है, उतना ही वाटर फ्रीज करके आइस में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने शो कर दिया वाटर सॉलिड यानी कि आइस, वाटर सॉलिड यानी कि आइस, एंड वाटर लिक्विड, एंड दीज आर टू अपोजिंग प्रोसेस। ये जो एरो है जिसको मैंने रेड कर दिया, ये फॉरवर्ड रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो ब्लैक कलर का एरो है जो पीछे की तरफ शो हो रहा है, ये बैकवर्ड रिएक्शन को या बैकवर्ड प्रोसेस को फेवर करता है। ठीक है, तो इसमें इक्विलिब्रियम स्टेट पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों प्रोसेसेस की जो स्पीड है वो इक्वल हो जाती है, और इसी स्टेट को इक्विलिब्रियम स्टेट कहा जाता है। आई एम वेरी श्योर कि आपको सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और ये 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये सारा प्रोसेस हुआ है, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पे हुआ है। यानी कि इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, या किसी में गैस इन्वॉल्व है तो पर्टिकुलर प्रेशर चाहिए। यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए जो कि 0 डिग्री सेल्सियस था। अगर आप टेम्परेचर को 0 से 1 या 2 या -3 -4 कर देते हैं, तो ये जो इक्विलिब्रियम सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम हमने ऑब्टेन करा है यहाँ पे, ये आप यहाँ पे ऑब्टेन नहीं करेंगे। आई एम वेरी श्योर कि आपको ये इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैं एक और एग्जांपल्स बताता हूँ आपको। ये हम फिजिकल प्रोसेस की एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं। दूसरी एग्जांपल मेरे पास है लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये भी मैं आपको डायग्राम की हेल्प से समझाता हूँ, जल्दी समझ लग जाएगा। तो इसमें हमने क्या करना है कि आपने एक कंटेनर लेना है, उसमें वाटर ले लेना है, और ये मरकरी मैनोमीटर होता है। दिस इज कॉल्ड मरकरी मैनोमीटर। और यहाँ पे वैक्यूम है क्योंकि वैक्यूम पंप की हेल्प से इसके अंदर कितनी भी एयर थी वो बाहर निकाल ली गई है, इवैक्यूएट कर दिया गया। इवैक्यूएट का मतलब कि यहाँ से एयर को बाहर धक्का देके बाहर निकाल दिया है वैक्यूम पंप की हेल्प से। यहाँ से हम वाटर को ऐड कर सकते हैं। ये इनलेट है फॉर एडिंग वाटर। वाटर को ऐड करने के लिए ये इनलेट है। गॉट इट? अच्छा, अब आपने इसको छोड़ देना है। इनिशियल स्टेट हो गई ना, उसमें वाटर ले लिया आपने, और इसके अंदर वाटर डालने से पहले, वाटर डालने के
अलावा आपने वैक्यूम पंप जो यहाँ पे लगा हुआ है, इसके अंदर जितनी भी एयर है वो सारी बाहर निकालनी है। और आप देखोगे कि ये 2 लिम्ब्स हैं इसकी, 2 बाजू हैं इसकी। ये ब्लैक कलर का जो दिखाया हुआ है ये मरकरी है और इसको मरकरी मैनोमीटर कहते हैं, जिसके अंदर मरकरी पड़ी हुई है और दोनों लिम्ब्स में मरकरी का लेवल बराबर है। After some time, say 1 hour, 40 minutes, 50 minutes, 2 hours, 5 hours, say 10 hours, you will find कि ये जो मरकरी का लेवल है इस लिम्ब से नीचे चला गया है और इस लिम्ब में ये मरकरी का लेवल ऊपर चला गया है। इसका मतलब कि वाटर रूम टेम्परेचर पे इवेपोरेट करके उसने वेपर्स बनाए हैं और मरकरी को पुश कर दिया है। इनिशियली ये मरकरी का लेवल ऊपर जाता जाएगा, जाता जाएगा, जाता जाएगा। एक स्टेज ऐसी आएगी कि मरकरी का लेवल ऊपर जाना बंद हो जाएगा। जब मरकरी का लेवल ऊपर जाना बंद हो जाएगा, इसका मतलब कि जितना लिक्विड वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, उतने ही वेपर्स ठंडे होके लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है। और इन वेपर्स का जो प्रेशर है वो आप यहाँ से नोट कर लेंगे। ये जो मरकरी मैनोमीटर है ये कैलिब्रेटेड होती है। कैलिब्रेटेड मतलब इसके ऊपर मार्किंग होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60। तो आप ये जो डिफरेंस आया है, पहले चूँकि ये दोनों का लेवल बराबर था, अब ये जो डिफरेंस आ गया है इस लिम्ब से मरकरी का यहाँ तक जो है, आप मार्किंग जो है उन मार्किंग सपोज़ यहाँ पे 50 है, ये 10 है और ये 60 है, तो 50 का डिफरेंस है। तो इसका मतलब कि ये वेपर प्रेशर 50 मिलीमीटर ऑफ मरकरी को एक्सर्ट कर रहे हैं। ठीक है? तो प्रेशर एक्सर्ट करने के लिए ये वेपर्स हमें चाहिए थे और एक स्टेज पे आके मरकरी का लेवल ऊपर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? बिकॉज़ जितना लिक्विड वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, उतने ही वेपर्स जो हैं ठंडे होके लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं और इसी स्टेट को इक्विलिब्रियम स्टेट कहा जाता है। और जितना मरकरी का लेवल ऊपर चला गया है, यहाँ पे मार्किंग्स होती हैं, बाकायदा सारे पे मार्किंग होती हैं, वो मार्किंग नोट कर लीजिए और वो जितना भी लेवल ऊपर गया है, वो इस वेपर का प्रेशर है। सो प्रेशर एक्सर्टेड बाय दीज वेपर इज नोन एज वेपर प्रेशर। और इक्विलिब्रियम स्टेट पे लिक्विड वाटर और वाटर गैस यानी कि वेपर के बीच में ये दिखाया गया है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड प्रोसेस है। जितना लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, उतना ही वेपर ठंडा होके लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। यानी कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कॉन्डेंसेशन, लेकिन कौन सी स्टेज पे? इक्विलिब्रियम स्टेज पे। और प्रेशर भी कांस्टेंट हो गया। अब डेफिनेशन के बारे में सोच के देखिए। हमने कहा इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन में हमने कहा कि इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट स्टेट ऑफ प्रोसेस जिसमें प्रॉपर्टीज लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन कोई भी चेंज नहीं शो करती पैसेज ऑफ टाइम के साथ। तो पहले एक्सपेरिमेंट में टेम्परेचर कांस्टेंट लिया था, दूसरे एक्सपेरिमेंट में प्रेशर कांस्टेंट हो गया। ठीक है? तो इसमें कोई भी चेंजेस जो हैं इन प्रॉपर्टीज़ में विद द पैसेज ऑफ टाइम नहीं आएंगे। आई एम 100% श्योर कि आपको ये कॉन्सेप्ट इक्विलिब्रियम का फिज़िकल इक्विलिब्रियम में समझ लग गया होगा, क्योंकि इसमें फिज़िकल प्रोसेस इन्वॉल्व है ना, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा। तो अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा हो तो वो केमिकल इक्विलिब्रियम हो जाता है, और अगर सिर्फ फिज़िकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं तो फिर वो फिज़िकल इक्विलिब्रियम हो जाता है। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू गाइस। मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम की। सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम की एग्जांपल में मैं ये बताना चाहूँगा, ये वाला इक्विलिब्रियम जो है
उन केसेस में होता है जहाँ पे सब्सटेंसेस लिक्विड स्टेट में जाए बिना सीधा वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी सब्लिमेशन शो करते हैं। तो इस इक्विलिब्रियम के लिए आप जो एग्जांपल लोगे उसमें आप क्या करो कि आयोडीन सॉलिड, क्योंकि ये सब्लिमेशन शो करती है, यानी सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो आप सॉलिड आयोडीन को एक क्लोज्ड बंद वेसल में रख लो। शुरू शुरू में वॉयलेट कलर के वेपर्स अपीयर होने शुरू होंगे और वो गाढ़े होते जाएंगे, उनका कलर डार्कन होता जाएगा। अल्टीमेटली एक स्टेज आएगी, आपको उससे डार्कन जो है वेपर्स नहीं मिलेंगे, यानी कि जितनी आयोडीन सॉलिड सब्लिमेट होके वेपर में कन्वर्ट हो रही थी, उतने ही वेपर ठंडे होके आयोडीन सॉलिड में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इस इक्विलिब्रियम में कहा गया जितनी सॉलिड आयोडीन वेपर में कन्वर्ट हो रही है, और वो वेपर कौन से कलर के थे, वॉयलेट कलर के, और उतने ही वॉयलेट वेपर सॉलिड आयोडीन में कन्वर्ट हो रहे हैं। एग्जाम्पल आयोडीन की इसलिए दी है क्योंकि इसके वायलेट वेपर्स विजिबल हैं। वैसे हमारे पास और भी एग्जाम्पल्स हैं। कैम्फर, मुश्कपुर जिसको पंजाबी में कहते हैं, कपूर कहते हैं हिंदी में। कैम्फर सॉलिड, कैम्फर वेपर, पर इसके वेपर्स कलरलेस होते हैं, आपको नज़र नहीं आएंगे, इसलिए ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पे नहीं दिया। ऐसे ही अमोनियम क्लोराइड, सॉलिड अमोनियम क्लोराइड वेपर, ये डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट होते हैं विदाउट अंडरगोइंग एनी liquefaction. Such a process is called as sublimation. You have studied this in the lower classes also. I'm sure this is clear to you guys. मैं चौथी एग्जाम्पल ले रहा हूँ। चौथी एग्जाम्पल मेरे पास सॉलिड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम की एग्जाम्पल है। आप क्या कीजिए, एक ग्लास ले लीजिए, गड़वी ले लीजिए, एक कंटेनर ले लीजिए, उसमें आप शुगर को डिज़ोल्व करना, पानी डाल लीजिए। ऑफ कोर्स पतीले में तो नहीं ना शुगर डिज़ोल्व कर लोगे, पानी डाल लो पहले। पानी डालने के बाद उसमें 1 चम्मच शुगर डालो, डिज़ोल्व करो, दूसरा चम्मच, तीसरा चम्मच, चौथा चम्मच, पाँचवां चम्मच, छठवां चम्मच, सातवां चम्मच, आठवां चम्मच, नौवां, 10वां चम्मच। एक स्टेज ऐसी आएगी कि शुगर नीचे बैठनी शुरू हो जाएगी, डिज़ोल्व होनी बंद हो जाएगी, और उसके ऊपर जो वाटर होगा उसमें शुगर डिज़ोल्व होगी, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगी। तो हमें ये थोड़ी देर बाद पता चलेगा कि हम शुगर और डालेंगे भी तो वो अनडिज़ोल्व्ड ही रहेगी। ऐसा क्यों है? एक्चुअली जितनी अनडिज़ोल्व्ड शुगर, जब आप ऊपर से शुगर डालते हैं तो वो इस सॉल्यूशन में डिज़ोल्व होती है, और इस सॉल्यूशन से जो शुगर है वो डिस्प्लेस होके नीचे बैठ जाती है। यानी कि जितनी शुगर नीचे बैठती है उतनी इसमें डिज़ोल्व होती है, और ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम जो है वो शो करते हैं। जितनी डिज़ोल्व होती है शुगर लिक्विड में उतनी ही प्रेसिपिटेट हो जाती है, यानी कि ऐसे नीचे बैठ जाती है। ठीक है? तो कितना सॉलिड, सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन है यहाँ पे, कितना सॉलिड शुगर या कितनी सॉलिड सब्सटेंस 100 ग्राम सॉल्वेंट में पर्टिकुलर टेम्परेचर पे डिज़ोल्व होती है, उसको उस सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी कहते हैं। और ये लोअर हायर क्लासेस सब में सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन जो है वो, अगर सॉलिड को लिक्विड में डालोगे तो यही रहेगी। गॉट इट बच्चा? मेरे पास एक और एग्जांपल है फिजिकल इक्विलिब्रियम की, गैस सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम। सोडा वाटर की बॉटल या कोल्ड ड्रिंक की बॉटल के ऊपर एक खाली स्पेस होता है ना, बंटे वाली बॉटल होती है जो, गाना सुना होगा ना, जबरा फैन हूँ मैं तेरा, बंटे की बॉटल। हाँ, नहीं, सोडा वाटर बॉटल देखी आपने जिसमें एक बंटा भी होता है? अच्छा, उसके ऊपर एक खाली स्पेस होता है ना? या पेप्सी की बॉटल या कोक की, उसके अंदर खाली स्पेस होता है। हाँ, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल्स में होती है, सोडा वाटर की बॉटल में होती है। तो उसमें जितनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऊपर होती है उस स्पेस में, उतनी ही सॉल्यूशन के अंदर होती है, और उसको हेनरीज लॉ की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं। हेनरी लॉ ने कहा था
कि जो गैस का मास डिज़ोल्व होगा सॉल्यूशन के अंदर गिवन टेम्परेचर पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि आपने कितना प्रेशर उस गैस के ऊपर अप्लाई किया. सो मास ऑफ गैस dissolved in the solvent is directly proportional to pressure, और m is equal to k into p. k यहाँ पे हेनरी कांस्टेंट है. हेनरी कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू जो है गैस की नेचर के ऊपर डिपेंड करती है, लिक्विड के नेचर के ऊपर डिपेंड करती है और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है. तो आपने कई बार देखा होगा कि वैसे ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है सोडा वाटर बॉटल में, या जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स होती हैं, कोक होगी, पेप्सी होगी, ड्यू होगी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जब आप उसका कैप ओपन करते हो तो फ्स करके आवाज़ आती है, साउंड आती है ना, फ्स करके साउंड आती है. वो फिस करके साउंड, फिज साउंड क्यों आती है? वो फिस करके साउंड इसलिए आती है कि गैस अंदर हाई प्रेशर पे होती है और बाहर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो लो प्रेशर होता है. तो जब एकदम आप बॉटल का ढक्कन खोलते हो तो गैस जो है हाई प्रेशर से बाहर लो प्रेशर की तरफ एस्केप करती है, तो वो स्पीडली बाहर जाती है. तो जब स्पीडली जाओगे तो उसकी आवाज़ तो आएगी. अब आप जब भागोगे तो आपके कदमों की, चप्पलों की, शूज़ की, जूतों की आवाज़ आएगी ना. एकदम से आप कमरे से बाहर से किसी ने बेल करी, आप बेड पे लेटे हुए हो, तो आप नींद में थोड़े थे, तो आपको लगेगा किसी ने 4-5 बेलें कर दी, तो आप अचानक से भागते हुए जाओगे, तो आवाज़ आएगी ना आपके पैरों की आपको. गैस जो है हाई प्रेशर पे है बॉटल के अंदर, हाई प्रेशर पे है बॉटल के अंदर, तो आपने बॉटल का ढक्कन खोल दिया, तो गैस को तो आज़ादी मिल गई. वो अंदर हाई प्रेशर में दबी हुई थी, तो बाहर लो प्रेशर था, तो एकदम से वो बाहर जाएगी. जब बाहर जाएगी तो क्या करेगी? साउंड प्रोड्यूस होगी. आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू गाइस. मैंने आपको 5 एग्जाम्पल्स दी हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम के अंदर, जिसमें फिजिकल प्रोसेसेस जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, और एक अब इसका एक चार्ट बना दिया है कि सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम जब होगा तो उसमें मेल्टिंग पॉइंट कौन सी प्रॉपर्टी कांस्टेंट होती है? मेल्टिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है. लिक्विड वेपर में कौन सा प्रॉपर्टी कांस्टेंट होता है? वेपर प्रेशर कांस्टेंट होता है. वंस अगेन, जब आइस को लिक्विड में कन्वर्ट करते थे थर्मस फ्लास्क में, तो कौन सी चीज़ कांस्टेंट थी? टेम्परेचर. 273 केल्विन लिया था ना, मेल्टिंग पॉइंट कांस्टेंट था, और प्रेशर कांस्टेंट ही था क्योंकि आपने थर्मस फ्लास्क को बंद किया हुआ था. और लिक्विड वेपर में जो मैनोमीटर वाला एक्सपेरिमेंट किया था उसमें क्या कांस्टेंट हुआ था? प्रेशर कांस्टेंट हुआ था, वेपर प्रेशर. सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो जाएगी. और गैस वाले एग्जाम्पल में गैस एक्वस और गैस एक्वस मीडियम में और गैस जो है ऊपर वाले पार्ट में, उनके बीच में जो है वो कॉन्सेंट्रेशन, ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करती है, ये कांस्टेंट होती है. आई एम वेरी श्योर कि आपको ये फर्स्ट लेक्चर इक्विलिब्रियम का अच्छे से क्लियर हो गया होगा. And with this, I would like to take your leave, and I'll see you tomorrow once again with the next lecture of equilibrium. I hope you understand the lecture nicely. Thank you very much. Rajiv Sachdev here. In case you have any problem, you can call me at my number 981-5411-206 after 6:30 p.m. Thank you very much. Love you all. Have a great day, guys.